हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ एग्जामिस्तान में। एग्जामिस्तान आपका अपना चैनल जो महाअभ्यास सीरीज़ चला रहा है, जिसमें संसद का टॉपिक लगातार चल रहा है। इससे संबंधित 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, जिसमें आपके 50-50 क्वेश्चन प्रति वीडियो आपकी प्रैक्टिस कराई जा चुकी है। उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है और उसी सीरीज़ से संबंधित आज उसका तीसरा पार्ट है। 50 प्रश्नों का वीडियो है। आप लगातार महाअभ्यास सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक कर सकते हैं। अपने साथियों में, अपने ग्रुप्स में, कोचिंग ग्रुप्स में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली 50 प्रश्नों की, उनके बीच शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे कि हम उसका समाधान कर सकें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। पहले पीछे से चल रहे हैं 50 से 1 की तरफ। तो पहला प्रश्न है जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2011 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? यानी भारत की संचित निधि जो है उस पर कौन सा एक व्यय है? ऑप्शंस में दिया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ऐसा कौन सा वेतन है या भत्ते हैं जो कि इस पर भारित हैं या भारित नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। आइए इससे पहले देखते हैं भारत की संचित निधि के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ। तो भारत की संचित निधि का जो उल्लेख किया गया है वो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 266 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। इसके बाद इसकी परिभाषा को दिया गया है कि संचित निधि में पैसा कहाँ से आता है। संचित निधि में पैसा जो भी भारत सरकार को प्राप्त राजस्व हैं सभी प्रकार के, और जो बॉन्ड्स निकालती है उससे जो प्राप्त पैसा होता है, उधार जो भी दिया गया है, और जो अग्रिम अर्थोपाय हैं, इन सबसे मिलने वाला पैसा जो इनको एकत्रित किया जाता है और उससे तैयार होती है हमारे भारत की संचित निधि, जो कि आर्टिकल 266 में दी गई है। ये जो संचित निधि है ये भारत की संसद के नियंत्रण में होती है। संसद के पास ही इसके प्रयोग का चार्ज पूरी तरह से होता है। बिना संसद की अनुमति के संचित निधि में से कोई भी धनराशि निकाली नहीं जा सकती है और संसद भी डायरेक्टली नहीं निकाल सकती है। उसका भी एक प्रावधान होता है जो कि आर्टिकल 114 में दे रखा है। इस प्रावधान को कहते हैं विनियोग अधिनियम। जब विनियोग अधिनियम पास किया जाएगा तभी कोई धनराशि संचित निधि से प्राप्त की जा सकती है। तो हमें 2-3 चीज़ें पता चली यहाँ से। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का विवरण जो दिया गया है अनुच्छेद 266 में दिया गया है। इसके बाद संसद का इस पर नियंत्रण होता है। इसके बाद हमने देखा कि संसद की अनुमति के बिना कोई भी इससे धनराशि वापस या बाहर नहीं निकाल सकता है। अनुच्छेद 114 में बताया गया है कि विनियोग अधिनियम पारित करना होगा, तब आप भारत की संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। इसके बाद संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में बात करते हैं, यानी संचित निधि से खर्चा कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो उसका एक लिस्ट मैंने डाल रखी है जो कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत दे रखी है। अनुच्छेद 112 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को जो भी दिया जाने वाले खर्चे हैं और जो उनका वेतन भत्ते हैं वो इससे दिया जाएगा। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनका भी वेतन और अन्य भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। इसके बाद जो भी ऋणभार भारत सरकार पर है उसको चुकाने में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट्स, इनके जो जजेस हैं उनका जो वेतन और भत्ते हैं वो भी भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग हैं, कैग का भी जो वेतन है और जो उनके भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, जो कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है, माने अगर कोई अन्य आवश्यकता पड़ती है तब भी उसे इसमें ऐड किया जा सकता है। भारत की संचित निधि से उसके लिए पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 114 में विनियोग अधिनियम पारित करके ही ये कार्य किया जा सकता है। साथियों अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं, जरा देखते हैं कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था। प्रश्न में बताया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। अभी हमने देखा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके वेतन और भत्ते ये तो भारित हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते ये भी भारित हैं। इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनका वेतन और भत्ते भी भारत की संचित निधि पर भारित हैं। फिर भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो साथियों पहला, दूसरा और चौथा तो बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा है जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? वो है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत का प्रधानमंत्री पहली बात तो जो वेतन लेता है वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, संसद के या लोकसभा के या राज्यसभा के जिस भी सदस्य से वो चुना जाता है, सदन से वो चुना जाता है, उसके एक सदस्य के तौर पर लेता है। तो इस तरह से
पहला प्रश्न हम लोगों ने हल किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमें जानकारियाँ भी मिली, एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। इस पर पूरा संसद नियंत्रण रखती है। संसद की अनुमति के बिना इसे कोई भी राशि निकाली नहीं जा सकती है। और संसद का अनुच्छेद 114 जो है वो विनियोग अधिनियम पारित करती है। संसद उसके बाद ही इससे कुछ पैसा निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 112 में बताया गया है भारत की संचित निधि पर जो भी भारित व्यय है, यानी जहाँ जहाँ पर इससे खर्चा होता है वो बताया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? एक बार फिर से देखते हैं वही वाला प्रश्न, वैसा ही ये यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। हमने अभी देखा भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, फिर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, और फिर लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते। साथियों सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या लगता है आपको कि किस ऑप्शन में ये खर्चा भारित नहीं है? तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते तो बताया गया था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी हमने पिछले चार्ट में देखे थे, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते भी थे, परंतु भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते जो है ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है साथियों। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है साथियों। भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वो उपराष्ट्रपति के तौर पर वेतन भत्ते न लेकर राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने वेतन और भत्ते लेते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और ये भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ, जो कि IAS प्री 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन आवश्यक है? कौन सी ऐसी संस्था है जो संचित निधि से निधि निकालने के लिए अधिकृत की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति, अभी हमने देखा ये सही नहीं है। भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री, ये भी सही नहीं है। संघीय वित्त मंत्री, ये भी सही नहीं है। तो पूरा नियंत्रण संचित निधि पर किसका है? भारत की संचित निधि पर भारत की संसद का, भारत की संसद का। ऐसा हम देख चुके हैं और पूर्व में ही हमने देखा भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 में दी गई है। इससे कोई भी धनराशि निकालने का जो पावर है वो संसद के पास है, और ये आर्टिकल 114 के तहत एक विनियोग अधिनियम जारी करती है जिसके जरिए धनराशि को निकाला जा सकता है या ग्रांट्स निकाली जा सकती हैं। और आर्टिकल 112 में ये बताया गया है कि भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं वो कौन कौन से हैं या किस किस लिए वो खर्चा करते हैं भारत की संचित निधि से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। भारतीय संसद की घटक है, यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है, ये 17 में ही पूछा गया है। भारतीय संसद की घटक है, यानी भारतीय संसद का निर्माण किन किन लोगों से या किन किन संस्थाओं से मिलकर होता है। साथियों इस प्रश्न को करने से पहले आइए संसद के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 में, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार ये बताया गया है कि हमारी जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा से मिलकर बनी है। आर्टिकल 79 में ऐसा कहा गया है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। आइए एक बार आर्टिकल 79, 80 और 81 मैं आपको क्लियर करा देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। आर्टिकल 79 में बताया गया है भारत की संसद है जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। फिर इसके बाद 80 में राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा से संबंधित ज़्यादातर प्रावधान 80 में मिलेंगे आपको। इसके बाद लोकसभा से संबंधित प्रावधान आपको आर्टिकल 81 में देखने को मिलेंगे। फिर एक आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 भी बता रहा है। आर्टिकल 59 की बात की जा रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य तो नहीं होगा। राष्ट्रपति जो है वो संसद के ना ही लोकसभा का सदस्य होगा ना ही राज्यसभा का सदस्य होगा, परंतु वो संसद का एक अभिन्न अंग होगा। इसका कहने का मतलब यह है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेज बट ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, यानी कि वो एक अभिन्न अंग होगा संसद का, परंतु किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने अभी तक 4 आर्टिकल देख लिए हैं। अब देखिए साथियों, 79, 80, 81 और साथ साथ में 59। 79 में संसद के बारे में बात की गई, संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी। 80 में राज्यसभा की बात की गई, 81 में लोकसभा की बात की गई। 59 आर्टिकल में राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा परंतु संसद का अभिन्न अंग होगा। इससे पहले हम लोग 2 आर्टिकल्स की बात करके आए हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल सबसे पहले 266 जिसमें भारत की संचित निधि का वर्णन दिया गया है, संसद का नियंत्रण है, और आर्टिकल 112 जिसमें बताया गया है संसद पर भारित व्यय या भारित
संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2013 का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संसद का अनन्य भाग नहीं है। कौन सा अंग संसद का अनन्य भाग नहीं है। आर्टिकल 79 बताता है संसद हमारी लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट से मिलकर बनी है। अब आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा नहीं है कि राज्यसभा नहीं है। तो इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर पहचानिए। 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4 या सभी चारों। साथियों ये नहीं की जगह आप है कर लीजिए कौन से अनन्य भाग हैं संसद के, क्योंकि ऑप्शंस जो इनके दिए गए थे वो इस तरह से दिए गए थे जबकि प्रश्न में नहीं लिखा था। तो जो हैं अनन्य भाग वो कौन कौन से हैं। 1 है, 3 है और 4 है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के अनन्य भाग हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद बनती है, फिर से यही प्रश्न, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आ रहा है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया। भारतीय संसद बनती है आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग केवल लोकसभा से नहीं, लोकसभा और प्रधानमंत्री से ऐसा भी नहीं, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से ऐसा भी नहीं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री तो जब कोई भी, कहने का मतलब ये है संसद में चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं और जब वो जीत कर आती है तो जो बहुमत होता है जिस पार्टी के पास, बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो जो संसद है उसका अभिन्न अंग कौन होता है, राष्ट्रपति होता है और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ऐसा आर्टिकल 79 में कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है जो कि जिसमें पूछा गया है राष्ट्रपति, ये बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 का प्रश्न है। पूछा गया है क्या संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। साथियों देखते हैं, तो राष्ट्रपति हमें पता है संसद का हिस्सा होता है, नहीं होता है गलत है, हिस्सा होता है, सदन में बैठता है, संसद में बैठता नहीं है, वो संसद का अभिन्न अंग है, किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता। ये आर्टिकल 59 में ऐसा बताया गया। संसद के में वोट दे सकता है, ये सारी चीज़ें गलत है साथियों। मुख्य चीज़ जो सही है वो है संसद का हिस्सा होता है और बस दूसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 44 की तरफ बढ़ चुके थे हम, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, यानी क्या कहा गया है संविधान में भारत के। देखते हैं प्रश्न 43 में, आईएएस प्री में आया हुआ 1997 का प्रश्न है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ऐसा हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 59 में ये कहा गया है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये तो मैं पहले से पता चल गया। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 में से कोई भी नहीं, 1 और 2 दोनों, केवल 1 या केवल 2, कौन सा सही उत्तर है। तो हमने देखा है पहला कथन जो है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, आर्टिकल 59 में कहा गया है, और संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ऐसा भी हमने 79 में देखा है। यानी दोनों ही आर्टिकल या दोनों ही बातें जो हैं वो भारत के संविधान में कही गई हैं, इसलिए दोनों ही 1 और 2 ऑप्शन सही होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 42 जो कि RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा गया है प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2018 में। प्रश्न नंबर 42, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 87 क्या है और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं पहले, फिर पढ़ते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण दे सकता है अनुच्छेद 87 के अंतर्गत, या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, या संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, या एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में। आइए देखते हैं साथियों पहले आर्टिकल 87 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 87 बताता है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। तो 87 ये बताता है जब लोकसभा का नया चुनाव होता है और पहला सत्र उसका आरंभ होता है, और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र आरंभ होता है संसद का, तो उसमें दोनों सदनों के सम्मुख राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण दे सकता है, ऐसा आर्टिकल 87 में बताया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न में ऑप्शन क्या दिए गए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक की बात यहाँ पर नहीं की गई। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संयुक्त अधिवेशन की बात यहाँ पे भी नहीं की गई।
तो फिर ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में संयुक्त सत्र की बात भी नहीं की गई। एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में, यानी जब नई संसद या वर्ष के प्रारंभ में, प्रारंभिक सत्र में, और या तो फिर नए निर्वाचन, साधारण निर्वाचन के बाद चुनी गई संसद के प्रथम सत्र में जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 87 के अंतर्गत अभिभाषण देता है। ऐसा प्रश्न 42 में हमें पता चला, आर्टिकल 87। अभी तक हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं एक बार हम रिवाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल 266 पढ़ा जिसमें भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया। उसके बाद हमने आर्टिकल 112 पढ़ा जिसमें भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं कहाँ कहाँ पर उनसे निकाल के पैसा खर्च किया जाता है, ग्रांट्स कहाँ कहाँ जाती हैं। और फिर 114 पढ़ा जिसमें विनियोग अधिनियम के बारे में बताया गया कि अगर धनराशि संचित निधि से निकाली जानी है तो विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही निकाली जा सकती है, इसे पारित करके। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 79 जिसमें भारत की संसद के बारे में बताया गया कि वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 80 जिसमें राज्यसभा की चर्चा की गई है। आर्टिकल 81 पढ़ा जिसमें लोकसभा की चर्चा की गई है। इसके बाद हमने आर्टिकल 59 भी पढ़ा जहां पर यह बताया गया कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो इसका एक अभिन्न भाग होता है। इसके बाद हमने अभी आर्टिकल 87 भी पढ़ा है। 87 आर्टिकल में बताया गया है कि साधारण निर्वाचन के बाद या किसी भी वर्ष के प्रथम सत्र में जो संसद का होगा उसमें राष्ट्रपति संवेद रूप से अपना अभिभाषण दोनों सदनों के सम्मुख देता है। तो ये इतने आर्टिकल्स हमें क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी करने वाले जो सीरियसली में तैयारी कर रहे हैं, गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच इस वीडियो को पहुँचाइए। क्योंकि साथियों मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है और अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित ही एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न 41 पूछ रहा है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। दो सत्र जो संसद के होते हैं उनमें मैक्सिमम कितना अंतराल हो सकता है। ये 39वीं बीपीएससी प्रिलिमिनरी का प्रश्न है जो कि 1994 में पूछा गया है। 4 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का या जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करें। तो साथियों 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है। ऐसा कहाँ से पता चला है आइए देखते हैं। अनुच्छेद 85 जो हमारे संविधान का है उसका पहला पार्ट कहता है कि प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगला सत्र जो भी आगामी सत्र है उसकी प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बैठक अनिवार्य रूप से संसद की होनी चाहिए प्रत्येक सदन की। आर्टिकल 85 का फर्स्ट पार्ट कहता है 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता किसी एक बैठक के अंतिम सत्र में और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। यह संसद के 2 सत्रों के बीच की बात हुई। अब हम प्रश्न नंबर 40 की तरफ चलते हैं जिसमें कथन और कारण वाला प्रश्न है जो कि यूपीपीसीएस प्री 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें कथन ये कहता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल सही। आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। 2015 का प्रश्न है। और कारण आ रहा है संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। क्या लगता है साथियों? ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों ऑप्शंस को समझ लेते हैं, फिर चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन या ये कह सकते हैं संसद के पास संशोधन की शक्ति से संबंधित विधेयक है या आर्टिकल है। इसके जरिए संशोधन कर सकती है संसद संविधान के किसी भी भाग में। और इसका जो कारण है ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो ये दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए का सही कारण भी माना जाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों जो कि है प्रश्न नंबर 39। इसमें पूछा गया है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अभी हमने आर्टिकल 85 का फर्स्ट पार्ट देखा, उसमें ऐसा बताया गया है कि संसद के जो
सत्र है चल रहा है, मौजूदा सत्र उसकी अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच मैक्सिमम 6 महीने का अंतर हो सकता है और इस तरह से वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की सदनों की बैठक होना आवश्यक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि प्रश्न नंबर 38 है। यहाँ पर पूछा गया है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। ये 45वीं बीपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का 2001 का प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन है। वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी है स्थगन काल या ऑप्शन डी है प्रश्नोत्तर काल। आप बताइए इसको। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, शून्यकाल के बारे में आपको पूरी डिटेल देता हूं, जिससे कि शून्यकाल से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है तो आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं शून्यकाल की पूरी सूचना। शून्यकाल जो है ये शब्द भारत ने ही दिया है और ये पूरी स्ट्रेटजी भारत की दी हुई है। शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। ये भारत की संसद ने ही ईजाद किया है इसको, शून्यकाल को। लोकसभा में जो प्रश्नकाल होता है पहला घंटा, उसके बाद दूसरा घंटा जो होता है शून्यकाल, दोपहर में 12 से 1 के बीच का समय होता है शून्यकाल। इसमें 0 आवर भी इसको कहते हैं और इसकी अवधि 1 घंटे की होती है साथियों। इसको 0 आवर का नाम भी दिया जाता है अंग्रेजी में। समय जो है इसका दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। इसकी अवधि 1 घंटे की हो सकती है और ये एक प्रकार का प्रश्नकाल होता है। इस समय पर जो मंत्री लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद में कोई औपचारिक मान्यता इस चीज़ को नहीं दी गई है क्योंकि ये भारत के विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है और ये कहीं पर भी रिटन नहीं मिलेगा आपको संविधान में। आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल के दौरान लोकसभा में कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। लोकसभा में कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 20 मामले उठाए जा सकते हैं, 20 प्रश्न किए जा सकते हैं शून्यकाल के दौरान। और राज्यसभा में 7 से अधिक मामले नहीं उठाए जा सकते, यानी राज्यसभा में मैक्सिमम 7 और लोकसभा में मैक्सिमम 20 मामले उठाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ शून्यकाल की अवधारणा आपको समझ में आई होगी, जिसमें लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल का समय शुरू होता है। इसकी अवधि 1 घंटे की होती है। 0 आवर नाम भी दिया गया है। समय इसका दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है और संसद में कोई औपचारिक मान्यता नहीं मिली हुई है। शून्यकाल के दौरान लोकसभा में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और राज्यसभा में 7 प्रश्न। साथियों, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो प्रश्न था हमारा उसको देखते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नोत्तर सत्र। अभी हमने देखा, तुरंत हमने ये देखा कि प्रश्नोत्तर का काम समय होता है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद में शून्यकाल का समय है। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2015 और यूपीपीसीएस मेंस एग्ज़ाम 2015 का प्रश्न है, जिसमें ये पूछा गया है ये समय क्या है। शून्यकाल का समय सुबह 9 से 10 बजे तक और सुबह 10 से 11 बजे तक या सुबह 11 से 12 बजे तक या दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो साथियों, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो शून्यकाल का समय होता है ये दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बताया गया है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। ये यूपीपीसीएस मेंस का 2007 का प्रश्न है। शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए या 2 घंटे? बताइए। अभी मैंने आपको बताया 1 घंटा मैक्सिमम अवधि हो सकती है शून्यकाल की। लोकसभा में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राज्यसभा में मैक्सिमम 7 प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल जो है ये संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है, किस देश ने शून्यकाल ईजाद किया? तो आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था ये भारत का विशिष्ट संसदीय व्यवहार है, यानी इन चारों ऑप्शंस में से भारत उत्तर सही है। ये यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है। साथियों, शून्यकाल पर प्रश्न लगातार आते रहते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन पूरे मैटर को तैयार करने में, उसे आप तक पीपीटी बनाने में और आप तक पहुंचाने में। वीडियो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनको फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथियों, पूरी तैयारी आपकी एक ही चैनल से होगी, एग्जामिस्तान से। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं उम्मीद आपको पक्की देता हूँ। शॉर्ट सीरीज़ चल रही है हमारी अभी, सफल करंट अफेयर सीरीज़, जिसका पहला पार्ट कल आ चुका है। आज का पार्ट भी कुछ ही समय में आपके बीच होगा। और ये महाअभ्यास सीरीज़ जो प्रतिदिन 50 प्रश्नों की सीरीज़ है, ये रोज़ाना ही आती है। रोज़ाना 50 प्रश्न मिलेंगे, बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी होगी और बहुत ही बेहतरीन नॉलेज के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 34 पे, जो कि IAS प्री का प्रश्न है, 2000 में पूछा गया है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं? यानी किसी एक सदन को बोलने से रोक दे और दूसरे सदन को या दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति दे दे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है मर्यादा, बी ऑप्शन पक्षत्याग या क्रॉसिंग द फ्लोर, सी ऑप्शन है अंतर प्रदान या इंटरपेलेशन, डी ऑप्शन है बैठ जाना या यील्डिंग द फ्लोर। पहले हम इन चारों ऑप्शंस का मतलब समझते हैं, आखिर इन चारों ऑप्शंस का मतलब क्या है, तब हम अपने आप ही उत्तर बताने में सक्षम हो जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है मर्यादा। मर्यादा का मतलब है कि यदि आप सदन में हैं तो एक विनम्र और स्वीकार व्यवहार बनाए रखिए, उसके साथ ही बात करिए, उसके साथ ही प्रश्न पूछिए। पक्षत्याग, पक्षत्याग का मतलब यदि कोई सांसद या विधायक जो है वो जिस दल से चुनकर आया है उसे त्याग दे और दूसरे दल में चला जाए, तो इस प्रक्रिया को पक्ष त्याग कहते हैं। फिर क्रॉसिंग द फ्लोर जिसे कहा जाता है। अंतर प्रदान, अंतर प्रदान जो है वो किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य की मांग की जो संसदीय प्रक्रिया है उसको नाम दिया गया है अंतर प्रदान या इंटरपेलेशन। इसके बाद बैठ जाना का मतलब यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर का मतलब है यदि कोई सदस्य बोलने जा रहा है तो अध्यक्ष उसे रोककर किसी दूसरे सदस्य को बोलने का मौका दे सकता है, इसे यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं अब आपको इसका उत्तर पता चल गया होगा। तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही उत्तर है वो है चौथा ऑप्शन, जो कि है बैठ जाना यानी यील्डिंग द फ्लोर। सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये घटना क्या कहलाएगी? बैठ जाना। अब प्रश्न नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं, 33 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये है UPPCS प्री 1994 में पूछा हुआ प्रश्न। निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को स्वीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह राष्ट्रपति को जाएगा, पहला। दूसरा ऑप्शन, लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। तीसरा है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, ये पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो एक चीज़ बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा साथियों, धन विधेयक के संबंध में जो भी शक्तियां हैं, विशिष्ट शक्तियां लोकसभा को हैं। लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, राज्यसभा का जो भी सुझाव होता है वो लोकसभा पर बाध्य नहीं होता है। यानी यदि लोकसभा चाहे तो उसे मान सकती है, ना चाहे तो नहीं माने। इससे संबंधित धन विधेयक से संबंधित कुछ डेटा कलेक्ट किया है मैंने, वो आपको बताता हूं, जिससे धन विधेयक से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत होने की उम्मीद आपकी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले धन विधेयक की बात करते हैं। तो जो धन विधेयक है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 109 में बताया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 109 में इसमें बताया गया है कि लोकसभा को धन विधेयक के संबंध में विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। लोकसभा के पास धन विधेयक के संबंध में विशिष्ट अधिकार हैं, जबकि राज्यसभा को इसमें सीमित अधिकार दिए गए हैं। राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक में संशोधन जो है वो लोकसभा के मन पर है, यानी डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर लोकसभा चाहती है तो उस सुझाव को मान सकती है राज्यसभा के द्वारा दिए हुए, या नहीं चाहती है तो ना माने। ये लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। यानी इंट्रोडक्शन ऑफ जो मनी बिल है, यानी धन विधेयक का जो इंट्रोडक्शन होता है वो लोकसभा में ही किया जा सकता है, पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये ऐसा आर्टिकल 109 का फर्स्ट पार्ट कहता है। 109 का फर्स्ट पार्ट कहता है कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही पुरस्तापित किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 109 का 2 क्या कहता है? राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन में पारित करना ही होगा, यदि नहीं होगा तो इसे स्वतः ही पारित माना जाएगा। आर्टिकल 109 का 2 ये कहता है कि राज्यसभा को 14 दिन के अंदर जो धन विधेयक है वो पारित ही करना होगा, यदि वो ऐसा नहीं करती है तो इसे स्वतः ही पारित माना जाएगा धन विधेयक को। तो धन विधेयक के संबंध में पावर जो है मोस्टली लोकसभा के पास है। साथियों, आगे देखते हैं, थोड़ी जानकारी और है यहीं पर, बहुत ही शानदार जानकारी है। आर्टिकल 109 में अभी आपने देखा धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 111 में विधेयकों पर अनुमति दी गई है। और धन विधेयक, इसके बाद कुछ पॉइंट दिए गए हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के फर्स्ट पार्ट में क्या बताया जाता है? इसकी परिभाषा कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, पर वित्त विधेयक जो प्रत्येक है वो धन विधेयक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वित्त विधेयक ही पारित होने के बाद धन विधेयक बन जाता है, पर जब एक बार वो पारित हो गया, धन विधेयक हो गया, तो वो वित्त विधेयक प्रत्येक धन विधेयक नहीं हो सकता। वित्त और धन विधेयक दोनों ही लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। साथियों, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है, इसलिए राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस संसद के पास नहीं भेजता है।
धन विधेयक को। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु जो धन विधेयक है उसको लौटाता नहीं है। तो आर्टिकल 109 देखा, 110 देखा, 111 अभी हमने तुरंत देखा। इससे पहले भी हम काफ़ी आर्टिकल देखते चले आ रहे हैं। आइए हम लोग एक बार उन्हें रिवाइज करते हैं साथियों, जिससे वो हमारे माइंड में सेट हो जाए। सबसे पहले हमने भारत की संचित निधि देखी थी, जो कि आर्टिकल 266 में आपको देखने को मिली थी। 266 में भारत की संचित निधि मिली थी। 266 के बाद आर्टिकल 114 देखा था, जो कि विनियोग अधिनियम के बारे में चर्चा करता था। इसके बाद हमने आर्टिकल 112 देखा, जिसमें भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के बारे में चर्चा की गई थी। फिर हम आर्टिकल 79 पर पहुँचे, जहाँ पर संसद का गठन के बारे में बात की गई थी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारत की संसद बनी हुई है। फिर हमने आर्टिकल 59 देखा कि जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका एक अभिन्न अंग जरूर होता है। अभी हमने जो देखे उसमें आर्टिकल 109 देखा, जिसमें धन विधेयक की चर्चा की गई है। आर्टिकल इसके बाद 110 देखा, जो वित्त विधेयक से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 111, धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई, 111 में विधेयकों पर अनुमति दी गई है। तो विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा के लिए मैंने ये चार्ट आपको दे रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं धन विधेयक की परिभाषा क्या है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। मैं एक बार समझा देता हूँ। आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दे रखी है। उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी या सभी उपबंध सम्मिलित होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक्स के बारे में धन विधेयक में बात की गई। सबसे पहला, कोई भी टैक्स का, चाहे वो अधिरोपण हो यानी लगाया जाए, या उत्साहन यानी बढ़ाया जाए, परिहार यानी रोका जाए, या परिवर्तन और विनियमन किया जाए। टैक्स से संबंधित जो भी प्रावधान है धन विधेयक में आएंगे। भारत सरकार ने जो धन उधार लेने की या कोई भी प्रत्याभूति देने की सिक्योरिटीज़, जो भी धन उधार लेती है या प्रत्याभूति जो है यानी सिक्योरिटीज़ का विनियमन यानी रेगुलेशन करती है, ये सारी चीज़ें जो हैं धन विधेयक में आती हैं। तीसरे नंबर पर जो भारत की संचित निधि आर्टिकल 266 या आकस्मिक निधि जो 267 में है, इनकी अभिरक्षा, ऐसी किसी विधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, ये भी धन विधेयक का ही एक हिस्सा है। और चौथा पार्ट है भारत की संचित निधि में धन का विनियोग अधिनियम 114 के द्वारा धन विधेयक संचित निधि 266 का प्रयोग। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे धन की अभिरक्षा, यानी कहने का है कोई भी व्यय जो है उसे भारत की संचित निधि पर लागू करना कि ये भी व्यय अब भारत की संचित निधि से जुड़ जाएगा। अगला जो पार्ट है यानी छठा पार्ट है वो है भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखा मद से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उससे निर्गमन करना। तो धन विधेयक की पूरी परिभाषा 6 पार्ट्स में दी गई है। पहले नंबर पर टैक्सेशन दिया गया है। दूसरे नंबर पर जो दिया गया है वो उधार, यानी कि जो हमारी उधार है या सिक्योरिटीज़ जो हैं उनके बारे में बात की गई है। तीसरे नंबर पर जो भारत की संचित निधि है उस पर या आकस्मिक निधि है उसकी बात की गई है धन विधेयक में। चौथे नंबर पर संचित निधि पर कोई भी व्यय को भारित करना, उसमें कोई भी टॉपिक जोड़ना। और जो 5वां टॉपिक है वो है धन का विनियोग, संचित निधि से धन का विनियोग। और छठा पार्ट है जो आपका वो भी संचित निधि या लोक लेखा मद से धन की प्राप्ति के बारे में बताता है। आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 32 है। 32 नंबर प्रश्न यूपीपीसीएस प्री के री एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। इसमें बताया गया है संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन बना सकता है कानून, कौन कानून बना सकता है। तो समझिएगा साथियों, विशेष सूचियाँ, पहले सूचियों के बारे में हम जानते हैं। तो हमारा जो संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों की बात की गई है। ये सूचियाँ इसलिए बनाई गई हैं जिससे केंद्र और राज्य की शक्तियों को बांटा जा सके और संघवाद का जो संविधान में हमारे सिद्धांत चलता है, दैट इज़ फेडरलिज्म शुड बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। जो फेडरलिज्म है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई हैं। पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी हमारी जो है वो समवर्ती सूची के बारे में यहाँ पर बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसके विषयों पर कानून बना सकते हैं। साथियों, इनके विषयों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी इस प्रश्न को देखते हैं। तो 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। इनके अतिरिक्त अगर कोई नया मामला तैयार होता है जो इन सूचियों में नहीं है तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, या ये संसद को दिया गया है, या ये राज्य विधानमंडल को दिया गया है, या क्षेत्रीय परिषद को दिया गया है। तो दोस्तों, इसके लिए हम पहले कुछ आर्टिकल्स पर विचार करेंगे और उनको ध्यान से पढ़ेंगे। पहले आर्टिकल 248 दिया गया है। 248 में ही जो संसद की
अवशिष्ट विधायी शक्तियां हैं। अवशिष्ट विधायी शक्ति का मतलब ये होता है जो रेजिडुअल पावर है। रेजिडुअल पावर मतलब संसद किसी ऐसे विषय पर जो राज्य सूची या संवर्ती सूची या संघ सूची में नहीं दिया गया है उन पर विधि बनाने की पावर रखती है। इसका मतलब सीधा सीधा हमें ये पता चल गया इस प्रश्न में जो अतिरिक्त विषय हैं उन पर कानून कौन बना सकता है? सूचियों के अतिरिक्त विषय संसद बना सकती है। सीधा सीधा प्रश्न नंबर 32 का उत्तर आर्टिकल 248 जो हमारे संविधान का है वो देता है कि जो हमारी अनुसूचियां हैं उनके अतिरिक्त जो भी सूचियां हैं उन पर कानून बनाने का सीधा अधिकार संसद को है, संसद को है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगले प्रश्न से पहले आर्टिकल 248 हमने पढ़ लिया कि अवशिष्ट शक्तियों का जो पावर है वो संसद के पास है। इसके बाद आगे देखते हैं, सॉरी साथियों ये बटन धोखे से दब गया है, इसको भी। अब हम देखते हैं आर्टिकल 249। ये वो शक्तियां हैं, आर्टिकल 249, 250, 252 और 253 राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कब कब ऐसा होगा कि संसद कानून बना सकती है, ये जानना है आपको केंद्र और राज्य संबंधों में। तो आर्टिकल 249, 250, 252 और 253 में आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल 249 क्या बताता है, आइए देखते हैं। राज्यसभा जो है वो अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे जो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून जिसके द्वारा संसद बना सकती है। यानी राज्यसभा अगर चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बना सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए राज्यसभा को अपने उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से बहुमत पास कराना पड़ेगा। उसके बाद राज्य सूची पर के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा आर्टिकल 249 कहता है। आर्टिकल 250 में भी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। आर्टिकल 352 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ऐसा आर्टिकल 250 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 252 में जब 2 या 2 से अधिक राज्य स्वयं संसद से अनुरोध करें कि हमारे किसी राज्य सूची के मामले पर आप जो है वो कानून बनाइए, तब संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। अन्यथा राज्य सूची के विषय तो राज्य के अधीन है ना, वो तो राज्य ही उन पर कानून बना सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें आर्टिकल 249, 250, 252 और 253 है, जब संसद को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो राज्य सूची पर विषय पर कानून बना सकती है। आगे देखते हैं आर्टिकल 253, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ हो और उसका अनुपालन कराने के लिए किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना पड़े, तब भी संसद के पास ये पावर आ जाती है कि वो राज्य सूची के विषय पर अपना कानून बना सकती है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 356 में भी ये पावर दी गई है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होगा तो राज्य की सारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ जो हैं वो संसद के पास पहुँच जाएंगी और वहाँ से संबंधित जो भी कानून बनाने हैं वो संसद ही बना देगी। आर्टिकल 357, विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिए, जब विधायी शक्तियों का प्रयोग करना हो तब भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो आपने आर्टिकल देखे 248, जिसमें यह बताया गया कि जो विषय तीनों सूचियों में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। 249, जिसमें राज्यसभा 2/3 सदस्यों, उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा एक जो अधिनियम है पारित कराएगी और राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकेगी। 250 में हमने देखा जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो आर्टिकल 352 के अंतर्गत, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाएगा। इसके बाद हमने आर्टिकल 252 देखा, इसमें यह बताया गया जब कभी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तब भी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया जाएगा। इसके बाद हमने आर्टिकल 253 देखा। 253 में जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू कराना हो तब भी जो अधिकार हो जाएगा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का, वो संसद के पास आ जाएगा साथियों। इसके बाद हमने आर्टिकल 356 देखा, इसमें जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और आर्टिकल 357 में जब विधायी शक्तियों का प्रयोग करना हो तब भी संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। 252 एक बार फिर से देख लीजिएगा साथियों।
धोखे से मैंने अभी थोड़ा गलत बता दिया था आपको। 2 या 2 से अधिक राज्यों का जब अनुरोध होगा तब जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना पाएगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ, जो बताता है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अभी हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय संधियों वाला हमारा जो आर्टिकल था वो कौन सा है साथियों, अगर आप याद करें तो आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं सभी राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। बहुसंख्य राज्यों की सहमत लेनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। संबंधित राज्य की सहमत लेनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है साथियों। जब अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी तो संसद के पास स्वयं से ये पावर आ जाएगी कि वो राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बना सके और उसमें राज्य की सहमत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह प्रश्न IAS प्री 2000 और 2013 में पूछा गया, जबकि UPSC प्री 2006 में पूछा गया है और अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी आ सकता है किसी भी परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30, जो कि है भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, जो भारतीय संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, ये प्रश्न UPPCS मेंस 2015 का है, जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करें कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, विधानसभा का अध्यक्ष ये प्रमाणित करें कि ऐसा विधायन आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो साथियों इस प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। अभी हमने राज्य सूची से संबंधित विषय के बारे में ही पढ़ा था। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती। कब नहीं कर सकती? भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश दे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे, निर्देश ना दे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे, विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करे और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तो ये कब नहीं कर पाएगी साथियों? इसे ऑप्शन है, इसमें कूट वाला प्रश्न है ये। उपर्युक्त कथनों पर विचार करते हुए अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कब नहीं कर पाएगी? 1, 2 और 3, 2, 3 और 4 और 1 और 2। कब विधायन नहीं कर पाएगी? तो हम देखते हैं। पहला ऑप्शन, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, और इसके बाद विधानसभा का अध्यक्ष या प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है। तो हम देखते हैं कब नहीं कर सकती है ये विधायन। जब पहली बात तो कब कर सकेगी हम ये देख लें बस, तो हमें क्लियर हो जाएगा। एक तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित करने वाला 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे कि ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है और संसद इस पर कानून बनाएगी। दूसरा है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब भी सरकार के पास, संसद के पास ये शक्ति आ जाती है, आर्टिकल 352 लागू हो, और ऐसा हमने अभी पढ़ा था, आपने देखिए आर्टिकल 285 हमें बताता है। 249 में राज्यसभा के पास है, 250 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 252 में जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति की बात है, और 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात है, 356 में जब राष्ट्रपति शासन राज्यों में हो, और 357 में विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके साथ साथ हम ये ऑप्शन देखते हैं तो दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो दूसरा चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो प्रश्न है इसमें विधायन नहीं कर सकती है नहीं होगा साथियों, यहाँ पर होगा विधायन कर सकती है। तो ही ऑप्शंस के जरिए वो ऐसा विधायन कर सकती है जो राज्य सूची के मुद्दे हैं उन पर कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ये UPPCS प्री 2016 और UPPCS मेंस 2016 का प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये राज्य सूची वाले काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो UPSC के पेपर हो, चाहे UPPCS का पेपर हो, या स्टेट ओरिएंटेड कोई भी एग्जाम हो। तो ऐसा 249 में नहीं है। 249 में क्या है? आर्टिकल दिए गए 249, 250, 252, 253, सभी आर्टिकल एक बार मैं डिटेल में समझा देता हूँ। 249 में राज्यसभा की पावर है कि वो 2/3 सदस्यों, उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा एक बहुमत से पारित कराए अधिनियम और उसके जरिए राष्ट्रीय हित दिखा दे किसी मुद्दे को, तो संसद उस पर कानून बना पाएगी। 250 जो आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 250 में क्या बताया गया है साथियों? 250 में आपको बताया गया है, हम पूरी डिटेल से एक बार आप समझना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। 250 में दिया गया है जब राष्ट्रीय आपात हो, अभी हमने इससे जुड़ा प्रश्न देखा, राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो 250 आर्टिकल लगेगा और संसद राज्य सूची पर विषय बना पाएगी। इसके बाद 251 छोड़ के 252 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्य जब स्वयं अनुरोध करेंगे। 252 में क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करेंगे संसद से किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए। फिर 253 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो तो संसद को किसी भी राज्य की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी और वो राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बना सकेगी। तो हमारा प्रश्न भी यही था। अब देखते हैं
हमारा जो प्रश्न था प्रश्न नंबर 29, उसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि अनुच्छेद 253 की बात करता है। अनुच्छेद 28 की बात या प्रश्न 28 की बात करें तो ये यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कब कब बना सकती है हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की सहमत अवस्था में, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। तो साथियों सारे ही ऑप्शन आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए आर्टिकल 253 है, संबंधित राज्य की सहमति से जो है आर्टिकल 252 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में आर्टिकल 356 है, और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे, ये 249 आर्टिकल है। चारों आर्टिकल बिल्कुल सही बताए गए हैं यहाँ पर। इस प्रश्न के उत्तर चारों सही होंगे, तो यानी अगर इसका कोड बन जाए तो ये चारों ही सही ऑप्शन माने जाएंगे। प्रश्न 28 से बाद प्रश्न 27 पर आते हैं। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है। बार बार ये प्रश्न आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, स्टेट लेवल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये प्रश्न थोड़े से फंसाने वाले हैं और 4-5 आर्टिकल पे ही ओरिएंटेड सारे प्रश्न हैं। अगर आपने इन 4-5 आर्टिकल्स को बार बार पढ़ के समझ लिया, दैट मीन्स कि आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, बिल्कुल गलत है। तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, ये सही हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में गलत है। संबंधित राज्य विधानमंडल से पूछकर, गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका प्रश्न नंबर 27 का सही होगा, और ये आर्टिकल 249 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 26, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? देखते हैं। केवल राज्यसभा ही में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, गलत है। दूसरा ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर सही गलत का निर्णय लेते हैं। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान का प्रावधान है। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। देखते हैं, ये आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है। दिमाग थोड़ा सा चलाएंगे। केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, तो गलत है। लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते हैं जो कि मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जो कि 4 विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रपति जी के द्वारा, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर में राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये प्रश्न आपका जो पहला वीडियो है महाअभ्यास सीरीज़ का, उसमें राज्यसभा लोकसभा से संबंधित प्रश्न, दूसरे वीडियो में राज्यसभा से संबंधित प्रश्न, और तीसरे वीडियो में संसद से जुड़े अन्य प्रश्नों की चर्चा की जा रही है। आप चाहें तो पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगला ऑप्शन है, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य, गलत है। राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जो कि 4 विभिन्न सेक्टर से आते हैं, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर। किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई मनोनीत सदस्य भी मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इस पर रोक है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान दे सकते हैं, ये ऑप्शन गलत है साथियों। राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होता है, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में 3 तरीके के लोग होते हैं। एक लोकसभा, राज्यसभा, नहीं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, अलग अलग करके बता रहा हूँ तो पूरा क्लियर कर देता हूँ आपको। लोकसभा और राज्यसभा के 2 ही पार्ट कर लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा को एक में शामिल कर लेते हैं साथियों। आइए देखते हैं। अरे रुक जाइए, एक सेकंड, थोड़ा सा वो हो गया, फिर से लिख के दिखाता हूँ। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें 3 तरीके के सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेते हैं। पहले सदस्य जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं साथियों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर दूसरे में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉट नॉमिनेटेड। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट अगेन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो सभी प्रकार के निर्वाचित सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में साथियों। तो यहाँ पर वो ऑप्शन तो गलत हो गया। और जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो दोनों ही सदनों के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यों का हिस्सा नहीं होता। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या वो मनोनीत हो, हिस्सा ले सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये ऑप्शन जो हमने देखा, चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 25 की तरफ, ये भी IAS प्री 1995 का प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार है? लोकसभा में भी निर्वाचन कर सकते हैं और राज्यसभा के भी निर्वाचन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को यानी लोकसभा के सदस्य, संसद के उच्च सदन में निर्वाचित सदस्यों को यानी राज्यसभा के सदस्य। तीसरा है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य को यानी विधान परिषद के सदस्य। चौथा है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को यानी कि विधान सभा के सदस्यों को। आइए देखते हैं साथियों, किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है, तो वो हैं निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य। जो लोकसभा के सदस्य हैं वो तो लोकसभा के सदस्य आपके लोकसभा के चुनाव में भी वोट देते हैं एज अ सिटीजन, और राज्यसभा के चुनाव में भी इलेक्शन में भी वोट देते हैं निर्वाचित सदस्य के रूप में, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में। साथियों इस चीज़ को याद रखिएगा, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, यूपी PCS प्री 2017 का प्रश्न है। पहला, चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो हमें पहले संसद के विशेषाधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं, तभी हम पता कर पाएंगे कौन कौन से नहीं है। उसके लिए ये लिस्ट मैंने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। 2 प्रकार के वर्ग हैं इनके, जो भी संसद के विशेषाधिकार हैं उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाएं, और दूसरा जो व्यक्तिगत यानी पर्सनली इंडिविजुअली यूज़ किए जाते हैं। एक तो सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले अधिकार और एक इंडिविजुअली। तो सामूहिक रूप से जो है प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को हम देखते हैं। इसमें आपको कुल मिला के 8 अधिकार दिए गए हैं। इसमें बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। पहला, जो भी ये बहस करते हैं या कार्यवाही करते हैं उसका प्रकाशन हो या ना हो, ये अधिकार इनके पास है। सदन में जो अपरिचित लोग हैं उनको बाहर करने का, और जो विशिष्ट विषय हैं उन पर चर्चा गुप्त रूप से करने का अधिकार है इनका। अपनी स्वयं की प्रक्रिया और जो आंतरिक विषय व्यवसाय हैं उनके संचालन में और उनके रेगुलेशन का अधिकार इन्हीं लोगों को है सामूहिक रूप से। फिर इसके साथ साथ कोई भी संसद का सदस्य हो सदन का, या जो बाहरी व्यक्ति हैं उनको कोई चेतावनी या निलंबन अवधि हेतु कारावास से सदन की अगर अवमानना करते हैं तो उनको दंडित करने का भी विशेषाधिकार है इनको। फिर 5वें पार्ट में है, कोई भी सदस्य हो उसकी गिरफ्तारी या उसका रोक, सजा, कारावास, रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का, यानी इस कोई भी कार्रवाई होने से पहले इन्हें इस बारे में सूचना देने की विशेषाधिकार होता है। 6ठा पार्ट है, जो संसदीय समितियां हैं उनमें जो जांच होगी, उनमें जो भी लोग ज़रूरत है या कागज़ ज़रूरत है उनको मंगाने का विशेषाधिकार है इनके पास। 6ठा है, संसद की कार्यवाही की जांच के लिए जो अदालत है उन पर रोक लगाने का भी अधिकार इन्हें दिया गया है। और 8वां आखिरी है, सदन के परिसर में कोई भी सदस्य जो है उसकी गिरफ्तारी और उस पर कानूनी प्रक्रिया चलाए जाने से पहले पीठासीन अधिकारी की जो अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार है। ये इनके सामूहिक अधिकार है साथियों। आइए देखते हैं जो हमारा प्रश्न था, चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता। अभी आपने देखा कि ये तो इसमें शामिल, ये तो इनका विशेषाधिकार है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन के अधिकार, ये भी हमने देखा गुप्त रूप से अपनी चर्चा कर सकते हैं किसी विषय पर। साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता, ये वाला हमने ऑप्शन नहीं पढ़ा कहीं पे भी कि उन्हें साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता मिली है। अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार, ये भी विशेषाधिकार इन्हें दिया गया है। आप चाहें तो चार्ट को एक बार ध्यान से फिर से पढ़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, कोई साधारण प्रश्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। ये किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, सरकार में विश्वास खो देता है जब वो, या जब लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, या जब किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। डी है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वो क्या करता है, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है और तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। इस प्रश्न को ऐसे ही समझ लीजिए साथियों, क्योंकि इसका चार्ट भी बहुत बड़ा है, उसे समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा या कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए बेहतर यही है कि इसका सही उत्तर हम जान लें। कोई भी मंत्री है उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब उठाया जा सकता है, जब वो किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। यही सही ऑप्शन है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? बिल्कुल सही। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उनकी जो छूट हैं, उन्मुक्तियां हैं, उनको निर्धारण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद
104 है, 105 है, 82 है या 117 है। तो साथियों याद रखिए ये अनुच्छेद 105 है। इसी में संसद के सदस्यों के जो भी प्रिविलेजेस हैं और उनको मिलने वाली जो भी डिस्काउंट्स हैं या उन्मुक्तियाँ हैं उन पर चर्चा की गई है। साथियों आगे बढ़ते हैं, तो ये बताया भी है। आगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न 21 में देखते हैं। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थिति रहा। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी संसद का सदस्य यदि 60 लगातार दिन वर्किंग डेज़ में एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी जो सदस्यता है वो भंग हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी और उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसा राज्यसभा के सदस्य थे या लोकसभा के सदस्य थे पहली बार, या पंजाब विधानसभा के सदस्य थे या राजस्थान विधानसभा के सदस्य थे। तो ऐसा हम देखते हैं, आपको आइए बताते हैं। नवंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय सांसद थे बरजिंदर सिंह हमदर्द। उनको 60 दिन लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से संसद में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। नवंबर 2000 पंजाब से निर्दलीय सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द 60 दिन लगातार अनुपस्थिति और अयोग्य घोषित कर दिए गए। फिर हम देखते हैं आर्टिकल, ये जो 60 दिन वाली बात है, 60 दिन वाली चर्चा है कि यदि 60 दिन संसद में लगातार अनुपस्थित रहें तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये संविधान में किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 104 संसद का अगर देखा जाए तो ये अधिकार या ये अयोग्यता घोषित करने का संसद के पास अधिकार आर्टिकल 104 में है, 104 के फर्स्ट पार्ट में। और अगर राज्य के विधानमंडल में देखा जाए तो आर्टिकल 190 में, अनुच्छेद 190 में राज्य विधानमंडल में दिया गया है और अनुच्छेद 104 में संसद में दिया गया है। बिना सूचना के 60 दिन अनुपस्थिति तो सदस्यता समाप्त। और इसमें छुट्टियाँ नहीं जुड़ती, कहने का मतलब यह है वर्किंग डेज जुड़ेंगे, वर्किंग डेज लगातार जुड़ने चाहिए। यदि 4 दिन से अधिक की छुट्टियाँ हैं तो वो इसमें काउंट नहीं होगी। तो पहली बार राज्यसभा के सदस्य थे, निर्दलीय सांसद थे बरजिंदर सिंह हमदर्द, 2000 में हटाया गया था। बिना अनुमति के संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है 60 दिन के लिए। ऐसा आर्टिकल 104 के फर्स्ट में, देखिए आपको फिर से बताता हूँ एक बार, आर्टिकल 104 के फर्स्ट में संसद के लिए है और 190 के फर्स्ट में ये दिया गया है राज्य विधानमंडल। 190 के चौथे पार्ट में, 190 के फोर्थ पार्ट में राज्य विधानमंडलों के लिए दिया गया है और 104 के फर्स्ट पार्ट में संसद के लिए दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। यही प्रश्न, ऐसा प्रश्न बार बार रिपीट होकर आता है परीक्षाओं में। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त कर सकती है जब वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन लगातार एब्सेंट रहता है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से 19 नंबर डाल दिया है। अच्छा है, आपके लिए फ़ायदा ये है एक नया प्रश्न ज़्यादा मिल रहा है। धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जा सकता है? साथियों अभी हमने धन विधेयक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। धन विधेयक को कहाँ पूरा स्थापित यानी इंट्रोड्यूस, आप ऐसे समझ लीजिए, पूरा स्थापित का मतलब है इंट्रोड्यूस कहाँ किया जा सकता है? तो लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों आपको पता है लोकसभा में ही वो स्थान है या लोकसभा ही वो स्थान है जहाँ धन विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या पूरा स्थापित किया जा सकता है। प्रश्न 18 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, सिर्फ इनमें इन परीक्षाओं का नाम लिखना मैं थोड़ा सा मिस हो गया है। तो यूपीपीसीएस परीक्षा के ज़्यादातर प्रश्न है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इस तरह से आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत है, आपको पता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये सही है। या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है। या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 जो है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही सही है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस कर दिया जाना चाहिए? 12 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर या 18 दिनों के अंदर? साथियों हमने जब धन विधेयक के बारे में भी पढ़ा था, आर्टिकल 109, 110, 111, वहाँ पर ही देखा था कि जो राज्यसभा है उसके पास सिर्फ इसमें सलाहकार की भूमिका है और कोई भी रोल नहीं है। 14 दिन तक मैक्सिमम राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को रोक सकती है। यदि वह इसके बाद इसे पारित नहीं करती तो इसे स्वतः ही पारित समझा जाता है। प्रश्न नंबर 16, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने दिन तक रख सकती है? कितने दिन तक रख सकती है वित्त विधेयक? यहाँ पर ये लिखा है, लेकिन इंग्लिश में इसको मनी बिल लिख के आया था परीक्षा में, तो इसलिए इसे वित्त विधेयक न मान के धन विधेयक ही माना गया और इसे ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए रोक सकती है। हम आप जानते हैं ये भी यूपीपीसीएस का ही एग्जाम का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है? प्रश्न वही हैं, बार बार आ रहे हैं, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें 14 ही दिन उत्तर होगा, चौथा ऑप्शन। अगला बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाए यदि राज्यसभा द्वारा
उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कितने दिनों तक? 10 दिन तक, 14 दिन तक, 15 दिनों तक, 16 दिनों तक। तो अभी हमने देखा स्वतः ही पारित हो जाएगा यदि 14 दिन तक लोकसभा उस पर कोई निर्णय नहीं लेती। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, या धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। ये आप अब बहुत ही आसानी से बता सकते हैं साथियों। आपने धन विधेयक के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है और ये ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? अब ये बात आ रही है संयुक्त सत्र की। संयुक्त सत्र आर्टिकल 108 में डिस्कस किया गया है। आइए इसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं, फिर इस प्रश्न को हल करते हैं। संसद का संयुक्त सत्र आर्टिकल 108 में संयुक्त सत्र के बारे में चर्चा है। जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होता है, साधारण विधि निर्माण विधेयक पर, साधारण विधि बनाने वाले विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति एक जो है संयुक्त सदन या संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ऐसा आर्टिकल 108 के तहत किया जाता है। इसमें सिर्फ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत तक अगर मिल जाता है तो जिस बिल पर चर्चा हो रही है, मतभेद है, उसे पारित मान लिया जाता है। साथियों, सिर्फ सामान्य विधान के लिए ही बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। धन विधेयक के लिए और संविधान संशोधन विधेयक के लिए किसी भी प्रकार के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया। यानी धन विधेयक पर पूरी पावर लोकसभा को है और संविधान संशोधन पर भी संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा आर्टिकल 108 के 5 में बताया गया है कि आर्टिकल 108 ही में तो पूरा धन ये है संयुक्त अधिवेशन। 108 याद रखिए बस, इसके पाठ से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको। राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली हो, फिर लोकसभा अगर विघटित हो जाती है, यानी पहले सूचना मिल गई है कि इस तारीख को संयुक्त अधिवेशन लगेगा, उसी बीच में लोकसभा का विघटन हो जाए तो बैठक तब भी यथा समय ही होती है। विधेयक जो जिस पर बात हो रही है लोकसभा के विघटित होने के बावजूद भी व्यपगत नहीं होगा, यानी सस्पेंड नहीं होगा, मतलब उस पर पूरी चर्चा होगी और वो पारित होगा या जो भी संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिया जाए उस पर अमल किया जाएगा। आर्टिकल 118 में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में चर्चा की गई है। ये बताया गया है कि जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 118 में ऐसा बताया गया है। लेकिन अगर वो अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता कर सकता है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो भारत का उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति है वो इसकी बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में सदन का कोई सदस्य ही उसकी अध्यक्षता कर सकता है, तो राज्यसभा का उपसभापति उसके स्थान पर अध्यक्षता करेगा। अगर ये भी नहीं है तो जो सभी संयुक्त अधिवेशन में बैठे हुए सदस्य हैं वो जिस व्यक्ति को चुनेंगे वही वहाँ की अध्यक्षता करता है। तो सबसे पहला हक जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है। अगर वो नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, और अगर वो भी नहीं है तो बैठे हुए संयुक्त अधिवेशन में सदस्यों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति। ऐसा आर्टिकल 118 कहता है। इससे पहले आर्टिकल 108 पढ़ा जिसमें राष्ट्रपति ने बताया कि यदि संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया है, लोकसभा विघटित हो जाती है, फिर भी बैठक यथा समय होगी और जिस विधेयक पर बात हो रही है वो विधेयक व्यपगत नहीं होगा। तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में चर्चा काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हम बताते हैं हमारे भारत में अभी तक संसद ने 3 बार ऐसा किया है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला सन 1959 में बनाए गए दहेज निरोधक अधिनियम पे, जो कि 6 और 9 मई को बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन। दहेज निरोधक अधिनियम सन 1959 में बना और 6 और 9 मई 1961 को इस पर जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। फिर दूसरा बार बुलाया गया बैंक सेवा आयोग जो निरसन बिल था 1977 का, इसके लिए 17 मई 1978 को संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया बैंक सेवा आयोग के विधेयक पर। 17 मई 1978 को। तीसरे नंबर पर आता है आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002। आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 पर। तो याद रखिए अब तक जो संयुक्त अधिवेशन है 3 बार बुलाया गया, दहेज, बैंक और आतंकवाद निरोधक। 1961, 78 और 2002। 61, 78 और 2002। 61, 78 और 2002। अब इससे जुड़े कोई भी प्रश्न संयुक्त अधिवेशन से जुड़ा आपका आएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा साथियों। अब देखते हैं तो
ऐसा क्या होगा, संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। बस यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका अधिकार है। अभी हम पहले पढ़ के आए, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नहीं है, भारत के वित्त मंत्री का नहीं है, अधिकृत मंत्री का है, इनका भी नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यही बिल्कुल सही है। हमें पता है संचित निधि आर्टिकल 266 में दी गई है और इसमें यह बताया गया है आपको कि संसद के पास पूरा नियंत्रण होता है भारत की संचित निधि का। वो विनियोग अधिनियम आर्टिकल 114 के तहत जारी करेगी, तब ही जो है इससे धन निकाला जा सकता है, कोई धनराशि निकाली जा सकती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन था जो बीच में डाला गया है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। कानूनी विधेयक, धन विधेयक नहीं है या वित्त विधेयक नहीं है। कानूनी विधेयक लोकसभा में रखा जा सकता है, राज्यसभा में रखा जा सकता है, दोनों सदनों में से संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, कानूनी विधेयक यदि है तो वो दोनों सदनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, किसी भी सदन से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। परंतु धन विधेयक के संबंध में ऐसा नहीं है। धन विधेयक या वित्त विधेयक दोनों ही इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं सदैव लोकसभा में। आर्टिकल 109 में ऐसा बताया गया था। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में होती है, किस संबंध में होती है। संविधान संशोधन विधेयक के, वित्त विधेयक के, साधारण विधेयक के, या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो साथियों आपको पता है, जब भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो वो साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है। संविधान संशोधन के विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं, वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में भी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं। आर्टिकल 108 में संयुक्त विधेयक के बारे में बात की गई है। 118 में इस पर इसकी जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उपसभापति, राज्यसभा के या अन्य सदस्यों द्वारा चुने गए कोई व्यक्ति, उसके बारे में चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन सी गतिरोध की विधियां हैं या स्थितियां हैं जिनमें संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। देखते हैं, पहला ऑप्शन, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। ये कूट दिए गए हैं, इनको चुनना है। पहला सही है, 2, 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें कहा गया है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में ही सिर्फ संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक के संबंध में एक बार फिर से बताता हूँ, कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के संबंध में भी कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 108 में आपको बताया गया है कि जब कोई साधारण विधेयक होगा, उसी के संबंध में जब कोई मतभेद होता है राज्यसभा और लोकसभा में, तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब तक ऐसा 3 बार किया गया है, 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में दहेज निरोधक, 1978 में बैंक सेवा आयोग निरसन कानून के संबंध में, और 2002 में पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी आतंकवाद निरोधक अधिनियम। इन 3 के संबंध में अब तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी या किस संबंध में हुई थी। ये दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में हुई थी, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में हुई थी, या स्वर्ण नियंत्रक विधेयक के संबंध में हुई थी। दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई साथियों। अभी हमने पीछे देखा था, आप देख सकते हैं, हम आपको फिर से समझाते हैं इस चीज़ को। पहली बार दहेज निरोधक अधिनियम 1959, जो कि 6 और 9 मई 1961 को बैठक हुई। तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, दहेज निरोधक विधेयक, दहेज उन्मूलक विधेयक के संबंध में पहली बैठक। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। ये सभी प्रश्न यूपी पीसीएस, बीपीएससी इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं। सिर्फ इन लास्ट के प्रश्न में कुछ जो नाम लिखने थे परीक्षाओं के वो मिस हो गए साथियों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे हैं, प्रश्न बहुत आने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी जो पॉलिटी स्किल्स है उनको डेवलप करने में सहायक हैं। ये 50 प्रश्न यदि आप रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे साथियों, बिल्कुल पक्की बात है कि 1 महीने के अंदर आपकी पॉलिटी एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी, या जिस भी विषय का ये महाअभ्यास सीरीज़ आप देखेंगे वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया जाता है। उससे आपका कोई टॉपिक हो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। जैसे आज आपने काफ़ी टॉपिक तैयार, संयुक्त अधिवेशन, धन विधेयक, संचित निधि, इस तरह से काफ़ी टॉपिक्स आपने देखे। तो हम देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसमें आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए नहीं, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं, संशोधन के लिए नहीं, बस जिन पर दोनों सदनों में मतभेद हो, यही वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ
चलते हैं, इसमें कूट भी दिया गया है, अब आप इस कूट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 118 में इसके बारे में चर्चा की गई है। भारत का उपराष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, भारत का प्रधानमंत्री है या लोकसभा का अध्यक्ष है? तो संसद का संयुक्त सत्र अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। बार बार आपने पढ़ा, यदि ये नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, यदि ये भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, यदि ये भी नहीं है तो जो संयुक्त अधिवेशन बैठा है उसमें जो लोग चुनेंगे जिस व्यक्ति को, वही उसकी अध्यक्षता करेगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? इसमें भी आप देख सकते हैं चारों ऑप्शंस में तीसरा ऑप्शन जो है लोकसभा का अध्यक्ष, वही सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के सभापतित्व करता है? कौन सभापति करेगा? चेयरमैन राज्यसभा का, स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर। ना प्रोटेम स्पीकर, ना प्रधानमंत्री, ना चेयरमैन राज्यसभा का, ये स्पीकर जो है हमारा लोकसभा का, वही इसकी सभापतित्व को करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा साथियों, स्पीकर कहते हैं अध्यक्ष ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको स्पीकर कह के बुलाया जाता है। तो इसके कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पीकर कौन है, स्पीकर का मतलब लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? कौन दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का सभापति? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही इसकी अध्यक्षता करेगा, आर्टिकल 118 में बताया गया। साथियों, बहुत ही मेहनत से इन क्वेश्चंस को कलेक्ट करता हूँ, उनको पीपीटी पे बनाता हूँ, उसके साथ साथ आप तक पहुँचाता हूँ और बहुत ही सही ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है, पसंद आए, तभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस महाअभ्यास सीरीज़ में जुड़ जाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी की परीक्षा निरंतर होती रहे और आप लगातार पढ़ाई में जुड़े रहें। इस वीडियो से संबंधित जो PDF है, जिसका अगर आप चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं और उसमें टिक लगाकर अपने उत्तरों को टिक कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाए। आपको मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए और इसी तरीके से शून्य से शिखर की जर्नी को बनाए रखिए। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।